जब मेरा तारुफ परिचय इंट्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार का, तो कई लोगों को लगता है क्या बिहार में कोई इंडस्ट्री है। और ये सही है कि मुझे 22 साल कबल मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ, कोल मिनिस्टर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 99 से 2004 तक मैंने 6 मिनिस्ट्री हैंडल की। लेकिन मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का हुक्म हुआ कि हमें बिहार जाना चाहिए और बिहार में इंडस्ट्री लगाना चाहिए, तो हुक्म की तामील हुई है। और मैं बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में परसेप्शन ऐसा है, जो लोग बिहार नहीं गए हैं वो भी बिहार पे 1 घंटा भाषण देते हैं। जिन लोगों ने कभी बिहार देखा नहीं है वो भी बिहार के बारे में अपनी राय बना के बैठते हैं। और यही वजह है कि बिहार के बारे में जब मैं भागलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ तब लोगों ने कहा भाई भागलपुर जहाँ फड़वा कांड हुआ था, जहाँ गंगा जल फिल्म जिस पे बनी, मैंने कहा नहीं वो भागलपुर नहीं है, चंपापुरी है, जैन का सबसे बड़ा तीर्थ है। वहाँ विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला और तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक भागलपुर में और एक नालंदा में। यानी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की मानी जाती थी, एक तो पाकिस्तान में तक्षशिला, 2 हिंदुस्तान में है, वो दोनों बिहार में। तो हमने लोगों को कहा कि वो अंगराज कर्ण की भूमि है और वहाँ विक्रमशिला भी है। लेकिन परसेप्शन ये है कि जैसे भागलपुर बोलते थे, लोगों को वो गंगा जल फिल्म और अखफड़वा कांड याद आता है, कोई घटना हो सकती है। इसी तरह बिहार के बारे में जो परसेप्शन, मैं इनसे कह रहा था कि आप मुझे बुला रहे हो, ये पूछेंगे कि ऐसे तो मैं बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ, बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जहाँ 10 लोग होते हैं वहाँ मैं भी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एक मेंबर, पार्टी के तर्जुमान के तौर पर आपने मुझे कई बार देखा हो। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी जो है वो इंडस्ट्री मिनिस्टर की, और इसलिए मैं अगर आपको कहूँ कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस प्रदेश में आया, तो आपको ताज्जुब होगा, वो बिहार। इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल आए कोरोना टाइम, वो करीब 30,000 करोड़ का। कोई स्टेट ये नहीं लिख पाया कि कोरोना काल में हम सबसे आगे, क्योंकि बिहार आगे था। उसी तरह आज हमने बिहार के अंदर जाते ही, क्योंकि नीतीश कुमार जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और मैं 5 साल उनके साथ सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में साथ काम किया है, तो उनका यकीन है, उनका विश्वास है। और उसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि लॉजिस्टिक में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए मैं 2-4 बातें रखना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, आबादी बिहार की करीब 14 करोड़ है, 3rd लार्जेस्ट स्टेट है। और हमने जब जिम्मा संभाला तो हमने कहा कि आप लोगों को, आपने सुना था ना एक बार गुजरात के बारे में चर्चा थी कि बहुत सिटी गंदी है, लोग टूरिस्ट नहीं जाते, सूरत में प्लेग हो जाता है, ऐसा परसेप्शन। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो आज के हैं उस वक्त वहाँ के सीएम थे, तो उन्होंने गुजरात पर एक राय बनाई और एक ऐड भी बनाया था। अमिताभ बच्चन कहते थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो हमने लोगों से कहा कि हमारा स्टेट तो बहुत रिच स्टेट नहीं, हमने कहा कि हम कोई फिल्म वाले को बुलाएंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देंगे, फिल्म बनाएंगे, उसकी जगह मुझे भी लोग जानते हैं तो चलिए मैं ही कर लेता हूँ। तो मैंने कहा सिर्फ राय मत बनाइए, एक बार तो आइए बिहार में। आप एक बार आकर आपको परसेप्शन लगता होगा कि जो बिहार के लोग हैं मजदूर दिखते होंगे,
कई बार आप जानिए हर तीसरा डीएमएसपी बिहारी है, बात ध्यान रखिए। यूपीएससी में आप, जीएसटी में जाते हैं, आप आईटी में जाते हैं, आपको हर दूसरा ऑफिसर बिहारी मिलेगा। सर्च में भी जो लोग आएंगे सेठ जी लोगों के यहाँ, उसमें भी अगर 8 लोगों की टीम आएगी तो कम से कम 3 बिहार के ऑफिसर। तो बैकग्राउंड जो है बिहार, क्योंकि हमारे यहाँ परसेप्शन अलग बना है। हम भगवान महावीर की जन्मभूमि के, हम गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि के, गौतम बुद्ध को ज्ञान भी वहीं मिला था। आपको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो बिहार आइए, क्योंकि अगर गौतम बुद्ध को वहाँ ज्ञान मिला तो आपको भी ज्ञान जरूर मिलेगा। यानी ज्ञान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे नॉलेज की कोई सीमा नहीं। हम लोग कई बार डिग्री प्राप्त कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, जो हम जानते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये गलतफहमी नेताओं को बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों को किसी विषय पे खड़ा कर देंगे। कई बार इकोनॉमी के विषय पर, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब बजट आता है तो टीवी डिबेट पर मैं बैठ 8-8 घंटा बैठ, तो मेरी मिसेस पूछती है कि आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, आप ये घंटे डिबेट कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा हम पॉलिटिशियन हैं, हमें सब आता है। यानी हमें ये एक्सपीरियंस है। हमारे कई दोस्त हैं जो अपने बैच के टॉपर रहे, प्रोफेसर हैं, जो उर्दू में अगर उन्होंने पीएचडी कर ली, ऐसा थोड़ी इकोनॉमिक्स के बारे में एबीसी या उनको आता हो, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। और जब कोई इंट्रोडक्शन होता है तो उनके इंट्रोडक्शन में 10 डिग्रियां होती हैं। कई बार लोग सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं तो कहते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड से करके आए, चाहे वो 1 साल के लिए गए हों, लेकिन उनकी पुरानी परिचय जो है उनका, वो जब सीवी उनकी आती है तो पहला लाइन यही लिखा होता है कि हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में वो अगर ट्रेनिंग के लिए भी गए हो तो लिख देते हैं कि वो इतने दिन के लिए वहाँ गए। तो परसेप्शन का सवाल, और परसेप्शन ये है कि आज हमने ENY को बुलाया और उनको कहा कि बिहार के बारे में परसेप्शन को पहले बदलना, और परसेप्शन ये बदलना है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा माहौल है, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और एक इंडस्ट्री मिनिस्टर है जो भारत सरकार में 22 साल पहले यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा है और उसने वाजपेयी जी के साथ काम किया है। तो हमें वो अनुभव है कि हम आपको बिहार के अंदर वो माहौल दे सकते हैं जिसके बारे में आपकी राय अलग होगी, और इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आज जब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात हो रही है तो बिना एक 14 करोड़ आबादी अगर एकदम उपेक्षित रह जाएगी तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल। पूरी इकोनॉमी हमारी पेट्रोल डीजल पे टिकी होती, और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ख्वाब देखा कि हम सबसे अच्छी पॉलिसी हम बनाएंगे। उन्होंने बनाई और बिहार पहला स्टेट बना जिसमें इथेनॉल पॉलिसी। हमारे यहाँ करीब 30,000 करोड़ के प्रपोजल आए, क्योंकि पहला स्टेट है जहाँ 3 फसल होती है, यानी मक्का 35 लाख मेट्रिक टन कहीं होता है तो बिहार में होता है, और वहीं से सब जगह जाता है। हमें थोड़ा कोटा कम मिला, लेकिन आज भी 17 इथेनॉल प्लांट बन रहा है। पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बनाने वाला पहला राज्य बिहार बना, जिसको हमने इनॉग्रेट किया। और अभी चाइना के बाद सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बनकर कहाँ तैयार है? बिहार में तैयार है, 5 लाख लीटर रोज का। तो हम देश की इकोनॉमी में मदद करने वाले। हमने देखा कि जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था वाजपेयी जी के साथ, तो उस वक्त कोटा सिस्टम खत्म हो रहा है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आप सूट और शर्ट पहन के बैठे हैं, आप अगर वो इंडियन कंपनी के भी हों तो वो बांग्लादेश में बनते। हमारे कई लोग जाकर बांग्लादेश में उन चीज़ों को बनाते हैं। हम लोगों ने, जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, मैंने पहले ही सरकार में बातचीत किया था कि अगर हमने ठीक से इस पर काम नहीं किया तो कोटा सिस्टम खत्म हो रहा है, कई मुल्क आगे आ रहे हैं। और उस वक्त बघेला जी आए और उस पर उनके वक्त में तो एनटीसी की जो मिल थी जिस पे रियल एस्टेट मुंबई में बन गया, ज़्यादा समय उसी में लग गया कि वो मिल की ज़मीन किसको देनी है, कितना बड़ा टावर बनना। टेक्सटाइल पे काम नहीं, यानी उस पैसे से टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं।
और इसके वजह से बांग्लादेश और वियतनाम हमसे आगे निकले। लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम क्यों आगे निकले? क्योंकि वहाँ लेबर है, वहाँ कोई बहुत लाल झंडे वाले भी लोग नहीं, वहाँ कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं, तो वो वहाँ पे काम करने वाली कंपनीज को, चाहे वो इंडियन कंपनीज हो, उसको बहुत आसानी, और उसको मैच कौन कर सकता है? बांग्लादेश को अगर आपको टक्कर देना है तो सिर्फ बिहार के कंधे पर आप बांग्लादेश को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है टेक्सटाइल में वो बिहार में, सूरत चले जाएं, छलकरंजी चले जाएं, त्रिपुर चले जाएं, कहीं आप जाएं, 63% जो वर्कर है टेक्सटाइल के वो बिहार के। तो हम लोगों ने नई टेक्सटाइल लेबर पॉलिसी बनाई है जिसमें 10 करोड़ कैपिटल सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट में 10% सब्सिडी दी है, और एम्प्लॉय अगर कोई रखता है तो उसको अगर वो 15,000 देता है तो 5,000 सब्सिडी हम उसमें दे रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हमारे पास समुंदर नहीं, लेकिन हिमालय हमारे नज़दीक है, तो हमारा हौसला हिमालय से ऊंचा है, इसलिए हमने फ्रेट सब्सिडी भी दी। अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा तो लॉजिस्टिक में उसको हम पोर्ट तक जाने का जो रेंट होगा वो बिहार सरकार अप टू 10 लाख उसमें देगी। तो हमने ये कोशिश की, और इसलिए हम कहते हैं कि बिहार का स्ट्रेटजिक लोकेशन देखें, खासकर जो लोग लॉजिस्टिक में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार आते हैं, पूरा नेपाल मिलता है, पूरा जो 2 कॉरिडोर जो बन रहा है, लॉजिस्टिक वाले अच्छे से जानते होंगे उसको, जो सार्क कॉरिडोर बन रहा है, आप जाएं काकरभिट्टा नेपाल से सिलीगुड़ी पानी टंकी होते हुए बांग्लादेश, काकरभिट्टा से सिलीगुड़ी होते हुए वर्मा, यानी आप वर्मा से जुड़ते हैं पूरा साउथ ईस्ट एशिया उधर आप जुड़ जाते हैं बाई रोड, उस पर काम हो रहा। अब वो बिहार के बगल से गुजरता, पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका, सिलीगुड़ी मालदा, ये जो पूरा नॉर्थ बंगाल का इलाका है दार्जिलिंग से लेके, वो पूरा इलाका उससे जुड़ता है। पूरा अगर आप चले जाएंगे पूरब की तरफ तो पूरा ईस्टर्न यूपी, जो गोरखपुर का इलाका, देवरिया का इलाका, वो जुड़ता है, जहाँ कुशीनगर एयरपोर्ट बना है उससे हमारा बॉर्डर, वहाँ बेतिया, गोपालगंज, चंपारण का इलाका जुड़ता है। और नीचे हम एक लॉजिस्टिक पार्क भी बना रहे हैं, गया अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पे हम 2000 एकड़ का हम वहाँ पर पार्क बना रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नजर लग जाती, पहले बताना नहीं, लोग कल्पना नहीं करते, लोग सोचते नहीं। अभी हमने तय किया कि बिहार लोग कैसे आए। हमारे पास पहले लैंड की दिक्कत थी, कि जो फसल का स्टेट है, जैसे हरियाणा में आप जाएंगे लैंड एक्वायर करने तो वो आसान काम नहीं, राजस्थान में थोड़ा आसान होगा क्योंकि जहाँ फसल नहीं होती वहाँ आसान होगा। बिहार में क्योंकि फसल इतनी होती है, पानी वाटर लेवल पहले जो हमारे लिए अभिशाप था पानी, वो आज हमारे लिए वरदान बना है, क्योंकि पानी का जो वाटर लेवल है वो सबसे अच्छा बिहार का है। अगर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट देखेंगे तो गया को छोड़कर पूरा बिहार ग्रीन जोन के अंदर, इसलिए सब लोग इथेनॉल में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। लेदर और टेक्सटाइल में हमने तय किया है कि करीब 15 लाख स्क्वायर फीट हम बना रहे हैं, चंपारण के अंदर 3 लाख स्क्वायर फीट, भागलपुर के अंदर, हाजीपुर के अंदर, पटना के अंदर, यानी हम प्लग एंड प्ले बना कर दे रहे हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे उनको हम पूरी फैसिलिटी बनाकर वहाँ पे देंगे। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको, मान लीजिए वो 5000 मशीन लेकर आते हैं, हम उनको जगह दे देंगे, और स्किल्ड लेबर भी हम देंगे। तो जो बिहार के मजदूर बिहार की कमजोरी माने जाते थे, उसको हमने चुनौती को अवसर में बदला है, उसको अपनी ताकत बनाई। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों का दिल भी बहुत टूटा। 15 दिन तो लोगों ने बहुत अच्छा खिलाया पिलाया अपने मजदूरों, एक से एक खाना खिलाया, और 15 दिन के बाद कई मालिकों ने एयरप्लेन मोड पे अपना फ़ोन डाल दी, तो लोग पैदल वहाँ से चले। तो जो लोग काम करने जाते हैं वो मेहनत कश, और हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली तो किसी को भी कहीं काम करने का अधिकार है। अगर हैदराबाद और बेंगलोर के बच्चों को सिलिकॉन वैली में जाकर काम करने का अधिकार है, तो बिहार के बच्चों को भी बेंगलोर में काम करने का अपने मुल्क में भी अधिकार है। वो तो हक है, कोई कहीं भी जो स्किल्ड होगा उसकी हर जगह इज्जत होगी, उसका काम मिले। लेकिन स्किल्ड लेबर अगर बिहार के अंदर है तो हम उसमें कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अभी कोशिश की है, जैसे हमने आपको बताया कि
हमारा जो बिहार का टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी है, मैं एक फोरम का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आज असेंबली शुरू हो रही है, आज बिहार विधानसभा का पहला दिन और इंडस्ट्री मिनिस्टर असेंबली में नहीं होकर आपकी असेंबली में आकर खड़ा है, तो हमने बड़ी से बुलाया कि मैंने फिर सीएम साहब से कहा कि हमें जो है थोड़ा वक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इतना बड़ा फोरम है और वो आपको बुला रहे हैं और तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो मैंने आज असेंबली स्किप की है आपके इस कार्यक्रम के लिए, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें टेक्सटाइल और लेदर का बड़ा कॉन्फ्रेंस हमने किया, हम इसको और करने वाले। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें 1 तारीख को कलकत्ता में बुला रहा है, जहाँ इंडस्ट्री के बड़े लोग उसके अंदर आने वाले, फिर हम सूरत जाने वाले हैं, मुंबई जाने वाले हैं। हमें इनविटेशन कई मुल्कों से मिल रहे हैं, शायद मैं 8 से 15 तक लंदन में एक अच्छा सबमिट करूँगा, क्योंकि वहाँ भी कई बिहारी हैं। आपको पता होगा अनिल अग्रवाल जो हैं वो भी बिहारी हैं, ये मालूम है कि नहीं आपको? इंडस्ट्री में ये डनलप वाले, वीआर, ये सब बिहार के ही, इनका बचपन पूरा बिहार में बीता। अनिल अग्रवाल तो बहुत दिन तक बिहार में ही रहते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका 10th 12th कॉलेज सब बिहार से हुआ। लेकिन वो लोग आज बिहार से जो बाहर, फार्मेसी में बहुत से लोग, जो बड़ी कंपनीज है फार्मास्यूटिकल की, फार्मेसी की, उसमें बहुत से बिहार के लोग। तो हमने लोगों से कहा है कि अभी लॉजिस्टिक वालों के लिए बिहार एक अच्छी जगह है, क्योंकि बिहार को कुछ लोगों ने गोडाउन बनाना चाहा, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं गोडाउन बनने नहीं दूंगा। मैंने कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में, क्योंकि लोग से भी ये सोच रहे हैं कि जैसे फर्नीचर की कंपनी, उसका नाम लेने से उसकी कीमत और बढ़ेगी, तो मैं इसे फ्री में भी नाम नहीं लेने वाला। लेकिन वो कंपनी वहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्नीचर, उसका बहुत बड़ी कंपनी, वो बिहार में बेचती, और फैक्ट्री कहाँ है उसकी? महाराष्ट्र। आप जानिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना, जैसे बिहार की आबादी के हिसाब से देखें तो जितने मकान बन रहे हैं, नोएडा से महंगे मकान आपको पटना में मिले, क्योंकि वहाँ जो टाइल इंडस्ट्री, पहले मोरबी से टाइल चाइना जाता है, चाइना से मोरबी आता है, अब मोरबी से चाइना जाता है, और अब जितना चाइना जाने में टाइम लगता है उससे ज़्यादा बिहार जाने में लगता है, क्योंकि बाई रोड आता है। अब बाई रोड आने में 8 दिन लग जाते हैं, पटना पहुँचने में 7 दिन 8 दिन टाइल इंडस्ट्री वाले। तो हमने उनसे कहा कि आप एक प्लांट यहाँ बना लें, और जो हमने 55 करोड़ की आबादी बताई बिहार की, कि अगर आप बिहार में इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा नेपाल का इलाका, ईस्टर्न यूपी का, बर्मा का, बांग्लादेश का, वो पूरा इलाका वहाँ से कवर करते हैं, और आपकी टाइमिंग बहुत बचती। तो हमने इसकी कोशिश की, इसलिए तो हमने जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है उसमें 10 करोड़ तक हमने उसके अंदर कैपिटल सब्सिडी दी है। 80 लाख रुपए प्रति वर्ष जो विद्युत शुल्क जो है, यानी जो पावर में 2 रुपये पावर सस्ता कर दिया है, जो हमारे अभी पावर है। हम लोगों ने जो पेटेंट के लिए जो 10 लाख रुपए की छूट दी है, हम लोगों ने पर एम्प्लॉय 5,000 रुपये दिए। हमने जो 10 लाख रुपए तक हर साल उनको फ्रेट की सब्सिडी दी है। हम लोगों ने जो इंटरेस्ट है उसमें जो है 10% तक दिया। आजकल तो 8-9% में भी आपको बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन हमने कहा अगर आप महंगा भी लेते हैं तब भी 10% दिया है। SGST में 100% दिया है। उसी तरह हम लोगों ने करीब जो आप वर्कर रखेंगे उसके ट्रेनिंग के लिए पर वर्कर 20,000 रुपये स्किल ट्रेनिंग के लिए उसके लिए दिया है। और अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टैम्प सिर्फ 100% माफ़ किया, कन्वर्जन कराते हैं तो 100% उसको भी माफ़ किया। तो हम टेक्सटाइल का हब बनाना चाहते हैं, और ये टेक्सटाइल का हब जो है वो पूरे भारत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर स्किल्ड लेबर भी मिलेगी और आगे भी आप काम कर सकें। तो इस तरह की कोशिश हुई। हम लोगों ने जो यहाँ पर कोशिश की थी, अभी बिहार में जब से मेरे ज़िम्मे ये काम मिला है तो करीब 36,000 करोड़ का 36,253 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए। अडानी ग्रुप ने पूरा लॉजिस्टिक में और फूड प्रोसेसिंग में अपनी पूरी टीम को वहाँ भेजा है। हमारे इन्वेस्टर मीट में भी वो आए थे, और भी कई ग्रुप है जो इसमें
काम कर रहे हैं, ITC वहाँ पर काम कर रहा है, हम मेगा फूड पार्क बना रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हमारी तरफ से है। मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छी कोशिश की है। हमारे यहाँ भी अभी मेरी बात हो रही थी कि आप बिहार में भी कोई सबमिट कर सकते हैं, उन्होंने कहा अभी लखनऊ में किया है, वो बहुत ईज एंड डूइंग बिजनेस पे था। ईज एंड डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर से नहीं है, नीचे से अच्छी। तो हम उसको ऊपर से अच्छी करने वाले, और विद इन 3 मंथ हमारा टारगेट है कि टॉप 10 स्टेट में बिहार आ जाए। सिंगल विंडो सिस्टम को हमने इतना मजबूत किया है, आपने सुना होगा कि लोगों को हफ्ते में ज़मीनें मिल गई। अभी यूपी के समिट में कोई कह रहा था, हमने आवर्स में, यानी 15 आवर में भी लैंड दिया प्रपोजल में, जिन लोगों ने वहाँ मांगा है। और एकदम अच्छा फ्रेंडली माहौल हमने बनाकर वहाँ रखा है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बिहार के बारे में, मैं आपको जो इकोनॉमिक टाइम ये स्कीम समिट है, इसके अंदर मैं आपको मदऊ करता हूँ, दावत देता हूँ, आपको वहाँ इन्विटेशन देता हूँ कि बिहार आइए। और हमारे यहाँ फ्लाइट भी बहुत अच्छी, लखनऊ से 4 गुनी फ्लाइट हमारे यहाँ से, पटना से। लेकिन शाम में जो लोग शाम वाले हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, हमारा ड्राई स्टेट तो। लेकिन फ्लाइट आपको दिल्ली आने के लिए 9:30 बजे तक मिलती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितनी फ्लाइट दिल्ली मुंबई की नहीं होगी उससे ज़्यादा दिल्ली पटना की फ्लाइट। तो मैं इस मौके का, क्योंकि अगर मैंने असेंबली छोड़ी और छोड़कर मैं आपके फंक्शन में आया, तो मैं आपकी एक राय बदलना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में जो भी राय बनानी हो परफॉर्मेंस, क्या आप सोच सकते हैं कि MSME में हमारी रैंकिंग क्या होगी? क्योंकि अब तो 250 करोड़ तक MSME में गिना जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई बता सकता है कि अभी बिहार की रैंकिंग भारत सरकार ने क्या कर दी? अभी जो MSME का अवार्ड होना, प्रधानमंत्री के हाथों से बंटना है, उसमें बिहार को कोई अवार्ड मिल सकता है क्या? आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि MSME में जो अवार्ड है वो 2nd प्राइज इस बार बिहार को मिल रहा है। कितने स्टेट 2nd प्राइज हमें मिल रहा है? तो हमने ये 1 साल का है, यानी हमें, मेरी पार्टी ने जब भी कोई काम दिया है, हमारी पार्टी ने शुरू में मुझे कहा कि जब मैं 28 साल का था, मेरी पार्टी ने कहा जाओ किशनगंज और वहाँ कमल खिलाओ जहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी। और मैं वहाँ गया और तस्लीमुद्दीन बाहुबली थे, उनको हराकर पार्लियामेंट में आया। मैं नॉन मुस्लिम MP फ्रॉम BJP 3 टर्म, लगातार 3 टर्म जीत के पार्लियामेंट में पहुँचे। मेरी पार्टी ने मुझे कहा जाओ भागलपुर, जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा बड़ा हुआ, वहाँ मैंने मोहब्बत के फूल खिलाए। मेरी पार्टी ने मुझे कहा जाओ कश्मीर और वहाँ कमल खिलाओ। पहली बार कश्मीर में BDC चुनाव में हम इंचार्ज थे, वहाँ जीत कर आए। अब मेरी पार्टी ने और मेरे नेता मोदी जी ने कहा जाओ बिहार, उद्योग लगा के दिखाओ, तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी कामयाब होकर दिखाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद पे आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास आज थोड़ी वक्त की कमी है, मैंने कहा है कि मैं मुश्किल से आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है 10 लाख लोगों को एड्रेस करना और 200 लोगों को जो समझदार हों उनके बीच में बोलना, वो मेरे लिए बराबर। आपसे बात करना और इतनी अच्छी गैदरिंग में अपनी बात रखने का मौका इन्होंने दिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी। आज आपके मार्गदर्शन में बिहार के उद्योग ने एक बेहतरीन बदलाव देखा है और जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी इच्छा और भी ज्यादा कर दिखाने की है। हौसले मजबूत हैं तो सचमुच पालेंगे आसमां भी। और आज हमारे बीच यहाँ आने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपकी विचारधारा आपने यहाँ हमारे बीच रखी। आप सभी की तालियों के बीच once again a round of applause for Honorable Minister Sayyid Shamraz Hussain, who of course is the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party.